अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको क्लासिफिकेशन पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है एंड उसको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हमारे पाकिस्तान के बोर्ड्स के अंदर बिल्कुल मतलब बेकार तरीके से लिखी हुई होती है। जो चार्ट्स बनाए होते हैं आपके पास ऐसे करके, आई हेट दिस काइंड्स ऑफ चार्ट्स। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये इस टाइप का चार्ट है हमारे पास, देखें। किसी काम का चार्ट नहीं है ये वाला। यहाँ पे आप ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे होते हैं, हर कोई करवा देता है, बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट मिलेगा। सो बी विद मी। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने किस तरीके कार से क्लासिफाई किया है। देर आर मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे लिखें आप, कितने हैं? मोर देन 10 मिलियन प्लस, 10 मिलियन प्लस। ठीक है। तो अब क्या चीज़ करनी है आपने, आप सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले आए। अब आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। देखिए, दो चीज़ों के अंदर फ़र्क करने के लिए ना कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती है। अगर आपको दो इंसानों के बीच में फ़र्क करना है तो आप कोई प्रॉपर्टी लोगे। जैसे आप उनकी हाइट लोगे फ़र्क के लिए, या उनका कलर, स्किन टोन लोगे, कलर लोगे। कोई ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट किया। हमने कहा इनकी बुनियाद पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे 10 मिलियन हम ले आए। हमने इनको दो टुकड़ों में बांटा। हमने कहा इनको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। और वो दो टुकड़े क्या थे, इसको अंडरस्टैंड करें आप। पहला टुकड़ा था हमारे पास असाइक्लिक का, और दूसरा टुकड़ा था हमारे पास साइक्लिक का। अब स्टूडेंट्स, ये क्या बोला है? देखिए, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने स्टडी किए ना, हमें दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। एक थे इस तरीके कार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इस तरीके कार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ओके। और एक हमें इस तरीके कार के कंपाउंड्स मिले, और एक हमें इस तरीके कार के कंपाउंड्स मिले। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन 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 कार्बन। तो हमें एक बात क्लिक हुई यहाँ पर। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप नोट करें, इसके अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी, वो है आप इस कार्बन को पहला कार्बन कह सकते हैं, इसको आप चौथा कार्बन कह सकते हैं, या आप इसको पहला कार्बन कह सकते हैं या चौथा। आपको कोई एक एंड मिला हुआ है, मतलब आपको पता है ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। यानी आपको इसके एंड पॉइंट्स मिल सकते हैं। किन चेन्स के एंड पॉइंट्स का मकसद, आपको कोई ना कोई आप कार्बन को, 1 या 2 कार्बन्स को आप कह सकते हैं ये एंड पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ आपको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जिनके अंदर आपको पता नहीं कि पहला या आखिरी कार्बन कौन सा है। ये वाला स्ट्रक्चर देखें, आप किसको पहला कह सकते हैं, कहाँ से आए, इसको कहो पहला या इसको कहो पहला। अगर आप इसको पहला कहते हो तो ये चीज़ ऐसे चले, ऐसे चले। ये भी तो हो सकता है, आपको क्या पता ये पहला कार्बन है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ़र्क ही नहीं है। यानी ये एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं, एक साइकिल के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। इनके अंदर साइकिल है, सर्किल होता है ना, गोल। इसके अंदर आपको कोई एक परफेक्ट लोकेशन पता नहीं चलती, कोई एंड पॉइंट, कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं पता चलता। ये एक साइकिल है, ये रिंग स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ रिंग स्ट्रक्चर, आपको पता नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट एंड आखिरी कौन सा कार्बन है। लेकिन इसके केस के अंदर आपको आसरा हो सकता है या तो ये पहला है या तो ये पहला है, आपकी मर्जी कौन सा उठाना चाहे। लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो ये थी हमारी डिस्टिंक्शन। हमें बहुत कंपाउंड मिले जिसके अंदर हमें पहला या आखिरी हम
नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, वो चेनें थी, हमें पता नहीं वो कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके अंदर पता है ये कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, बीच वाले कार्बन कौन से। ओके, सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फ़र्क था जो कि हमें नज़र आया, एंड इसकी बुनियाद पे हमने इनको कैटेगराइज कर दिया। तो असाइक्लिक कौन से होते हैं? असाइक्लिक क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? ओपन चेन। ओपन चेन, ठीक है। अब ओपन चेन का मकसद ये जो चेन है ना, ये चेन है, ये क्लोज नहीं है। अगर ये चेन क्लोज हो जाए ना तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बन जाए, क्लोज हो गई चेन बिल्कुल। ये 5 की चेन थी, अगर आप इस 5 की चेन को क्लोज कर दो तो ये एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो असाइक्लिक को कहते हैं क्या? ओपन चेन। साइक्लिक क्या है? जो चीज़ चेन के अंदर क्लोज हो जिसकी चेन। असाइक्लिक जिसकी चेन क्लोज ना, यानी ना, जो साइक्लिक ना हो। अब ओपन साइक्लिक के अंदर दो हमने नोट की कि ओपन साइकिल्स के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। एक आती है अनब्रांच्ड, एक होती है जिसके अंदर ब्रांचिंग हुई पड़ी होती है, जस्ट लाइक दिस। एक ये वाला स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है पेंटेन का, नहीं हेक्सेन का। अब ये वाला क्या है? इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, कोई बीच में कोई शाख नहीं निकली हुई, जबकि इसके अंदर बीच के अंदर शाखें निकली हुई हैं। ओके, तो ये दो कैटेगराइजेशन थी हमारे पास। तो ओपन चेन कितनी कैटेगरीज के हैं भाई? दो कैटेगरीज के। एक कैटेगरी आती है ब्रांच्ड की, एक आती है अनब्रांच्ड की। अब ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड आपको समझ आ गया होगा। ब्रांच जिसके अंदर कोई शाख आ रही हो, अनब्रांच्ड। अब हमारी किताब वाले इस अनब्रांच को स्ट्रेट लिखते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। स्ट्रेट हमारी किताब वाले लिखते हैं, कोई और नहीं लिखता, हमारे पाकिस्तान के बोर्ड्स लिखते हैं। ये टेक्निकली, मतलब टेक्निकली इन रियलिटी अगर आप केमिस्ट्री के अंदर कायम हो, आप चुन्नू मुन्नू का फ़र्क नहीं रखते, तो स्ट्रेट कहना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब है ही नहीं वो चीज़। क्यों नहीं है? स्ट्रेट हम इस चीज़ को कहते हैं। ये क्या है? अनब्रांच्ड है। अब ये क्या है? अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं है। अब इसको आप स्ट्रेट करें तो आप कहेंगे सर ये स्ट्रेट तो आ रही है सर, कोई टर्न थोड़ी खा रही है, ये स्ट्रेट आ रही है, तो इसको स्ट्रेट कहना चाहिए ना। बेटा ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हकीकत में स्ट्रेट नहीं होती। हमारा जो कार्बन होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ये जो कार्बन होता है इसके 4 बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड बना सकता है ये बॉन्ड कैसे बनाता है? इस तरीक़ेकार से, इसके 4 बाजू होते हैं, ये ऐसे इसके अरेंज्ड होते हैं इन दिस मैनर, ठीक है। ये टेट्राहीड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं टेट्राहीड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कार्बन क्या फॉर्म करता है? टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल होता है। टेट्राहेड्रॉन क्या? ये 3D ट्राइंगल फॉर्म करता है पीछे की तरफ से भी, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करता है, जस्ट लाइक जो मिस्र के अंदर होते हैं ना, मिस्र के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे जो बने हुए होते हैं वो टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब ये चीज़ वो होती है। अब जब ये कार्बन के साथ कोई भी चीज़ अटैच होगी या दूसरा कार्बन भी अटैच होगा,
इन रियलिटी ये जो कार्बन अटैच होगा ये सीधा थोड़ी होगा। यहाँ पे ये कार्बन अटैच हुआ, अब इसके साथ ऐसे और चीज़ें अटैच होंगी। इसके साथ ये कार्बन यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ। अब इसके साथ और ऐसे चीज़ें अटैच हो गई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन अटैच हुआ, और ये चेन ऐसे चलती चली जाएगी। तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे जाता हुआ स्ट्रेट है? नहीं, स्ट्रेट हो ही नहीं सकता। तो इन टेक्निकली इसको स्ट्रेट कहना गलत है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स हैं वो 109 डिग्री पर हैं और टेढ़े मेढ़े एंगल है। सो ये स्ट्रेट नहीं हो सकते। समझे आप मेरी बात को? दूसरी बात, ब्रांच्ड, क्या ये ब्रांच्ड है भाई? तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, मुझे यकीन है इसको ब्रांच्ड कहेंगे। सर ये तो ब्रांच्ड है, ये आखिरी वाले कार्बन पे ये चीज़ अटैच हुई पड़ी है। बेटा ये ब्रांच्ड नहीं है, ये अनब्रांच्ड है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बीच में कोई शाख नहीं लगी हुई, ये इसका हिस्सा है चेन का। ये जो चेन है पेरेंट चेन का हिस्सा है। कैसे? आप ऐसे ऐसे चलते जाएं तो आपका पाथ ऐसे कंटिन्यू होगा, आपको दो रास्ते नहीं मिलेंगे। ब्रांच और अनब्रांच का फ़र्क मालूम करना है ना आपने, तो एक बात नोट कर दो। आप किसी भी साइड से चलते जाओ, आप कहीं से भी ऐसे चलते जाओ, अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाए जाने के, ये आप यहाँ पे खड़े एक रास्ता है, आप यहाँ से ऐसे मूव करते जाओ करते जाओ, आपको कहीं पे भी दो रास्ते मिले ना, रास्ते मिले कहाँ पे मैं जा सकता हूँ, वो होगा ब्रांच। या जैसे यहाँ पर आप खड़े हो गए तो यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है कि यहाँ पे, तो उसका मतलब ये ब्रांच है। और ऊपर वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, आप क्या है, इस जगह पे खड़े हैं, आप ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। जब आप इस पॉइंट पे पहुँचे, क्या आपको कितने रास्ते मिल रहे हैं? जब आप इस पॉइंट पे पहुँचे, आपको ना तो यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पे एक रास्ता मिल रहा है। तो आपको एक रास्ता मिल रहा है, मतलब ये उसी चेन का पेरेंट चेन का पार्ट है, ये इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, बस इसको रोटेशन खाई हुई है, इसने सिर्फ और सिर्फ रोटेशन खाई हुई है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें और ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाई, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कार्बन ऊपर है, सर यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे तो फ़र्क है बहुत बड़ा। नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? आप इस वाले कार्बन को ऊपर लिखें या नीचे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कार्बन है किस कार्बन पे, इस कार्बन की कोई ना कोई पोजीशन है। देखें, हम हर कार्बन को एक नंबर देते हैं, भाई तुम्हारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ये जो कार्बन है ये इस वाले नंबर पर मौजूद है और ये वाला इस वाले पर मौजूद है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कार्बन किस पर अटैच है और किस तरीके से अटैच है। आप नीचे करके लिखें वही चीज़ है, आप इसको ऊपर करके लिखें, ये जो रिफ्लेक्शन है आपका, ये इसी चेन का रिफ्लेक्शन है, आपने इसको रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया। ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, आप ऐसे चले जाएं ऐसे चले जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि हकीकत के अंदर ये तो सीधा तो हम बनाते हैं ना स्ट्रक्चर मेरे भाई, हकीकत में थोड़ी स्ट्रक्चर सीधा होता। कार्बन्स की जो चेन होती है वो ऐसे होती हैं। ये ऐसे ऐसे चेंज होती हैं कार्बन्स की, पता है, ये इस तरीके कार से होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी शेप होता है हकीकत में, ये अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, लेकिन ये स्ट्रेट है, बिल्कुल नहीं स्ट्रेट। सर यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है सांप की तरह, तो टेढ़ाइयत आप कर सकते हो। अब ये वाले पार्ट को आप कहीं पे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप ये वाला तो हमने रिप्रेजेंटेशन की है, बस हमें ये पता है कि ये मालिकुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखाता कि मालिक्यूल कैसे, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है ये किस तरीके से बॉन्डेड है, मतलब ये क्या चेन चल रही है, हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है, कार्बन इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच्ड हैं। ठीक है, सो ये दो कैटेगराइजेशन थी इनकी।
अब इसी जगह पे हमारे पास क्लोज चेन आते हैं साइक्लिक। क्लोज चेन को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? साइक्लिक। अब ये क्या भला है भाई साहब? थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिख लेते हैं हम। अब साइक्लिक के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। हमने इनके अंदर एक चीज देखी कि बहुत सारे साइक्लिक ऐसे थे यहाँ पे कार्बन कार्बन अटैच था, सब जगह पे कार्बन अटैच था। कुछ ऐसे थे यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था। तो हमने कैटेगराइजेशन की कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हर जगह पे पेरेंट चेन के अंदर साइक्लिक इस इम्पोर्टेंट पेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर इस इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सारे कार्बन्स हैं, तो उसको कहेंगे हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, साइकिल यानी हर जगह पे, हर साइकिल के अंदर इसके अंदर हर जगह पे सेम एटम मौजूद है, होमो कार्बन। अगर किसी जगह पर कोई और एटम आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन आ गया, उसको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्यों? साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर सारे जो एटम्स है इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल वो सेम नहीं है। कहीं पे नाइट्रोजन आ गया तो एक डिफरेंट एटम आ गया, हेट्रो एटम आ गया। तो इस हेट्रो एटम की वजह से इसको कहते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक। अब एक चीज बता दूं, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह, कार्बन की जगह कौन से एलिमेंट्स के एटम आ सकते हैं? सिर्फ तीन आ सकते हैं। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है सल्फर। ये याद रखिए गए तीन एटम्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये तीन आ सकते हैं, हम इनके साथ डील करेंगे। ठीक है, सो साइक्लिक के अंदर आ जाते हैं हमारे पास दो, एंड आप इसको अंडरस्टैंड करें। एक आता है हमारे पास होमोसाइक्लिक, एक आता है हेटेरोसाइक्लिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, होमोसाइक्लिक का एक और नाम होता है कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट होता है। डेट्स वाई वी कॉल इट कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? एज आई मैंशन कि कार्बन की जगह कोई और एक एटम आके अटैच हो जाता है। इसके अंदर आप एक चीज़ लिखें, पॉसिबल एटम्स कौन से होंगे भाई, क्या क्या चीज़ आ सकती है? आप एटम्स लिखें, कौन से आ सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। एंड इसको क्लोज कर दें बड़े प्यार से। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगराइजेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब एक और चीज़ आ जाती है, हमने इसके अंदर कर लिया। अब हमें एक और नया तरीक़ेकार आ गया जहन के अंदर। हमने देखा एक चीज़ हमें और कॉमन मिली, हर तमाम के अंदर एक चीज़ कॉमन मिली, तमाम के अंदर कॉमन मिली। वो क्या है? वो क्या है? वो एक प्रॉपर्टी थी। हमें, हम जब स्टडी कर रहे थे प्लांट्स को ये वो, तो उनके अंदर से कंपाउंड से कुछ खुशबू आ रही थी स्पेशल टाइप की। तो हमने उस खुशबू को स्टडी किया, उस फ्रेगरेंस को स्टडी किया। तो ये फ्रेगरेंस को कहते हैं हम एरोमा, एरोमा कहते हैं खुशबू, वीआईपी वाली। हमने स्टडी किया तो हमने कहा कुछ तमाम कंपाउंड्स में कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको कहते हैं एरोमेटिसिटी। हमने स्टडी की, हमें पता चला अरे ये एक प्रॉपर्टी पाई जाती है तमाम के अंदर, किन में पाई जाती है किन में नहीं पाई जाती। तो इसकी बुनियाद पे हमने तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया, 10 मिलियन के 10 मिलियन। फिर से हमने देखा कि भाई किन के अंदर पाई जाती है, किन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, इनको अलग करते हैं। तो हमने एक और डिवीजन निकाल डाली इसकी, किस बुनियाद पे? एरोमेटिसिटी की बुनियाद पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हैं? अब इनकी कैटेगराइजेशन ऐसे है, एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक वो तमाम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी की। एक प्रॉपर्टी पाई जाती है इनके अंदर, एरोमेटिसिटी।
अब भाई साहब ये एरोमेटिसिटी की क्या प्रॉपर्टी है और क्या रूल्स हैं, मतलब हमें स्टडी का शुरुआत तो भाई खुशबू से हुआ था। अब खुशबू के बाद हमें क्लू मिल गई और हमने स्टडी करते गए और ये चीज़ डेवलप करती गई। हमने एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी निकाल डाली है, इसकी कुछ हैं पूरी डिटेल के अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको स्टडी करेंगे एरोमेटिसिटी होती क्या है वॉट एवर। अब वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर ये एरोमेटिसिटी नाम की प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको कहते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। और तमाम कंपाउंड जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती उनके अंदर आते हैं एलिफेटिक। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ें जो ऊपर हम करके आए हैं कि भाई किन के अंदर असाइक्लिक आते हैं किन के अंदर साइक्लिक आते हैं, ये ऊपर वाले सिस्टम को हम यूज़ करके इस कैटेगरी को अगर हम यूटिलाइज करें, इस कैटेगरी को अगर हम यूटिलाइज करें तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास दो कैटेगरीज आती है असाइक्लिक और साइक्लिक। अब देखें एलिफेटिक में कौन से आते हैं, एरोमेटिक में साइक्लिक आते हैं असाइक्लिक आते हैं। पहली बात, ये जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है एलिफेटिक के अंदर या एरोमेटिक के अंदर, वो आएगी असाइक्लिक। असाइक्लिक भाई असाइक्लिक किस किस के अंदर पाए जाते हैं, क्या इसके अंदर पाए जाते हैं असाइक्लिक या इसके अंदर पाए जाते हैं, या दोनों के अंदर नहीं पाए जाते या दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स असाइक्लिक तमाम के तमाम जितने भी असाइक्लिक हैं वो एलिफेटिक होते हैं। भाई तमाम के तमाम जो ये असाइक्लिक होते हैं ये एलिफेटिक होते हैं। ऑल असाइक्लिक, तमाम के तमाम असाइक्लिक। अब असाइक्लिक की तो बात ही खत्म हो गई कि भाई अब असाइक्लिक सारे इस्तेमाल हो गए, यहाँ पर तो जा ही नहीं सकते असाइक्लिक, मतलब इस्तेमाल हो गए, मतलब एरोमेटिक है ही नहीं असाइक्लिक। अब बाकी बची बात साइक्लिक की। अब ये क्या है, ये साइक्लिक एलिफेटिक या एरोमेटिक है। स्टूडेंट्स ये जो साइक्लिक होते हैं ना ये दोनों होते हैं, कुछ साइक्लिक एलिफेटिक हैं कुछ एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक क्या होते हैं भाई, सर्टेन साइक्लिक होते हैं, सर्टेन सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं। अब कुछ आगे बाकी जो कुछ बचे साइक्लिक जो कि नहीं होते एरोमेटिक उनको कहते हैं हम एलीसाइक्लिक। एलीसाइक्लिक, एली का वर्ड यहाँ से आया है, एलीसाइक्लिक, एली का वर्ड जहाँ पे आया साइक्लिक यहाँ से आया, कि वो तमाम कंपाउंड जो कि एलिफेटिक हों, मतलब साइक्लिक जो एलिफेटिक हों उसको कहते हैं एलीसाइक्लिक। ठीक है, ये आ गई। मतलब ये जो साइक्लिक हैं साइक्लिक दोनों होते हैं, मतलब साइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं और दूसरी बात ये क्या होते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं, हमें ये बात पता चल गई। और ये जो असाइक्लिक होते हैं ये सिर्फ एक ही होते हैं, वो होते हैं एलिफेटिक। ठीक है, ये बात पल्ले पड़ गई। अब सर्टेन साइक्लिक के अंदर हमने और स्टडी की डीपर एंड डीपर, अगेन एंड अगेन, हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ मिली। हमने जब इसको स्टडी किया कि भाई ये जो साइक्लिक जो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक की भी दो किस्में होती हैं। एक होते हैं बेंजेनॉइड, बेंजोइड्स, बेंजेनॉइड, एक कहते हैं नॉन बेंजेनॉइड्स। नॉन बेंजेनॉइड्स, अब ये क्या बला का नाम है भाई, बेंजीन, वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है उसको कहते हैं बेंजेनॉइड्स। अब यही बला को हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो रिंग पाई जाती है आप आगे स्टडी करेंगे क्या चक्कर है क्या नहीं है, हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इनको कहते हैं बेंजोनाइड्स या इनके डेरिवेटिव्स, बेंजोनाइड्स या इसके बेंजीन के कंपाउंड्स। बेंजोनाइड्स क्या होते हैं, बेंजीन के कंपाउंड्स, बेंजीन के कंपाउंड या उसके डेरिवेटिव्स।
याद रखिएगा इस बात को। नॉन बेंजोनाइड्स एक्सेप्ट बेंजोनाइड्स, भाई तमाम कंपाउंड्स एक्सेप्ट बेंजेनॉइड्स, एक्सेप्ट बेंजेनॉइड्स, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो अब भाई जिसके अंदर ये रिंग नहीं पाई जाती, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है और वो एरोमेटिक है, इसको कहेंगे भाई नॉन बेंजेनॉइड्स है। अगर ये रिंग वाला स्ट्रक्चर हमें बेंजीन जैसा मिल गया तो उसको कहेंगे बेंजेनॉइड्स है। अब बेंजेनॉइड्स बेसिक, प्राइमरी और ताकतवर स्ट्रक्चर्स हैं, बेस्ट हैं इस मामले के अंदर, एरोमेटिसिटी के बाप हैं भाई। एरोमेटिसिटी देखनी हो तो बेंजेनॉइड्स की देखो, इन सादे करीबों नॉन बेंजेनॉइड्स की क्या औकात है। एरोमेटिसिटी देखनी हो तो इन बेचारों की देखो। भाई आप पूरी की पूरी रेटिंग दोगे इसको, आप कहोगे हम 6 आउट ऑफ 5 देंगे इनको रेटिंग। सो ये क्लासिफिकेशन थी बेंजीन। इसको मैं लिख लेता हूँ जैसे एक चीज़ अच्छी हो जाए। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स और एक्सेप्ट, इसके अंदर क्या आएंगे, एक्सेप्ट बेंजोनॉइड, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट बेंजेनॉइड। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। तो ये हमने इस तरीके को उसको अंडरस्टैंड किया। दूसरी बात इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, तमाम के तमाम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ये अनसेचुरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं मेरे भाई। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड कोई भी नहीं होता, सेचुरेटेड क्या हो नहीं होता, सारे के सारे अनसेचुरेटेड होते हैं। अब ये अनसेचुरेटेड क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। अब भाई साहब हमें एक और क्लासिफिकेशन मिली इनकी, हम स्टडी कर रहे थे, हमें एक और क्लासिफिकेशन मिली। हमने देखा इस चीज़ को, यार सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले आओ भाई, 10 मिलियन प्लस के प्लस ले आओ। हम इनको ले आए, हमने एक प्रॉपर्टी देखी भाई सब में पाई जा रही थी। वो एक प्रॉपर्टी क्या थी, एक यानी प्रॉपर्टी तो नहीं थी, एक उनका स्ट्रक्चर था। उनके अंदर एक स्ट्रक्चर, एक आम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था और बड़ा यानी वर्किंग प्रिंसिपल था, रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा था वगैरह वगैरह। सो हमने ये क्या था, हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता चला कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सैचुरेटेड और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड क्या भला होती है भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ पता होगी, आप 5th चैप्टर में आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पाया जाए जिनके अंदर, वो होते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं भाई, जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड क्या पता है, आपने सॉल्यूशंस पढ़े, सॉल्यूशंस सैचुरेटेड क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेशन क्या होती है भाई, आपने एक लिक्विड कंटेनर में लिया, पानी है, पानी के अंदर आपने सार जो है ना, जो है चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, चीनी इसके अंदर, चीनी को मिक्स करते गए करते गए करते गए, आखिरकार आपने इसके अंदर 50 ग्राम चीनी डाल दी। इसके बाद आपने 10 ग्राम और डाली, वो घुल हो गई। आगे प्लस आपने 10 ग्राम डाली, वो हल नहीं हो रही। हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये जो है ना, ये जो है
60 ग्राम से ज़्यादा अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता शुगर को। मतलब इसके अंदर आप कोई एक चीज़ ज़्यादा ऐड करना चाहें, मतलब ज़्यादा अगर आपको शुगर ऐड करनी है या इसके अंदर नमक कोई भी दूसरी चीज़ ऐड करनी है जिसको डिज़ोल्व करवाया जाए शुगर की तरह बिल्कुल, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर से जो 60 ग्राम शुगर है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। आप शुगर को बाहर निकालेंगे तभी कोई और चीज़ अंदर जाके डिज़ोल्व होगी। यही चीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है सैचुरेटेड के अंदर। कुछ कंपाउंड्स होते हैं भाई, मैं समझाता हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है CH4 मीथेन का, जो आपके घर के अंदर गैस होती है। अगर आपके अंदर इसके अंदर क्लोरीन ऐड करनी है, आपने इसके अंदर क्लोरीन ऐड करनी है, आपने कहना है कि भाई इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन ऐड करनी है। जब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं ना, ये इन्होंने जगह घेरी हुई है। जब इन्होंने जगह घेरी हुई है इसकी, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, क्लोरीन को ऐड करवाने के लिए किसी ना किसी एक हाइड्रोजन की बलि देनी पड़ेगी, इसको निकालना पड़ेगा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी ये चीज़ अंदर जाएगी। ठीक है, एक चीज़ रिमूव होगी तभी जाएगी। तो कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए हमें कोई चीज़ निकालनी पड़ेगी। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इस चीज़ को हम। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को पुट कर देना। मैथ के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, y के अंदर आप वैल्यू रखो, y बराबर है 7, y की को 7 से सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब y की जगह आप 7 पुट कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन डाल दो। कैसे होगा, जब आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे। तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड है, यानी कोई बॉन्ड फ्री नहीं है। आपको एक चीज़ को तोड़ना पड़ेगा दूसरी चीज़ को ऐड करने के लिए। तो इसको कहते हैं भाई सैचुरेटेड। ये तमाम बॉन्ड्स क्या है भाई, सैचुरेटेड है, कहीं पे एक्स्ट्रा जगह नहीं है, कोई चीज़ ऐड करनी है उसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये सैचुरेटेड कौन से होते हैं भाई, ये तमाम के तमाम होते हैं अल्केन्स। कौन से इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सारे के सारे अल्केन्स इसके अंदर आते हैं। अल्केन जैसे CH4 हो गया, C2H6 आ गया, इथेन, मीथेन। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, ये मैंने GF नहीं लिखी गर्लफ्रेंड, ये मैंने लिखा है जनरल फार्मूला। ओके, सो GF क्या होगी इसकी, CnH2n+2, CnH2n+2। अब ये रट्टा नहीं है कि कैसी आई चीज़ है, CnH2n+2 कैसे आया, कॉन्सेप्ट समझा मेरे बेटा। भाई साहब, ये मैट्रिक के अंदर मौजूद है ये चीज़, ये आप मैट्रिक में पढ़ेंगे इस 5वें चैप्टर के अंदर। ये चीज़ थोड़ी आप पढ़नी है आपने, मैं आपको कैसे समझाऊँ। ये हम कैसे, आपको हिंट देता हूँ कि जब हमारे पास स्टडी करते हैं CH4, CH6, CH और C2H6, C3H8, हम सारों को स्टडी करते हैं। हम इसके अंदर कोई एक टर्म फार्मूलेट करना चाहते हैं, इनके अंदर मतलब ये पैटर्न कैसा चल रहा है। तो हमें पैटर्न मिल गया, यहाँ पे CnH2n+2 पैटर्न है, इसकी जनरल टर्म आ गई हमारे पास। हमने स्टडी किया, एनालाइज किया, देखा, अंडरस्टैंड किया, गौर फिक्र किया, ध्यान भी डिटेक्ट। ओके, ये अल्केन सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ भाई। फॉर सपोज ये स्ट्रक्चर है, अगर आपने इसके अंदर अगर आप इसके अंदर H2O ऐड करना है, आप कह रहे हो भाई मुझे यहाँ पे H+OH ऐड करना है मुझे इसके अंदर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब आप इसके अंदर H2O ऐड करोगे। या फॉर सपोज H2O छोड़ो, क्लोरीन आपने इसके अंदर ऐड करनी है Cl2। क्या कैसे होगा ये प्रोसीजर, जब आप क्लोरीन ऐड करवाना चाहोगे इसके अंदर, क्या आपको कोई हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तभी तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं भाई, कोई चीज़ बाहर नहीं निकालनी पड़ेगी। तो जब आप क्लोरीन को ऐड करवाओगे तो आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
जब कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करनी होती है, रिएक्ट करवानी होगी, ये जो बॉन्ड है कार्बन अपना एक बॉन्ड यूटिलाइज कर लेता है, ये अपना बॉन्ड तोड़ के उसको दे देता है, यानी अपने बॉन्ड को यूटिलाइज कर लेता है। ओके, ये दो बॉन्ड थे, ये बॉन्ड क्या होंगे, ये टूटेंगे, ये इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा। अब इसके ब्रेक होने से दो बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, हम दो चीज़ें ऐड कर पाएंगे। एक पाए बॉन्ड को तोड़ने से हमारे पास दो चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक बाजू ये आ गया, एक बाजू ये आ गया, ठीक है भाई। कार्बन के पास चार बाजू होते हैं। अब Cl2 ऐड करना है भाई, कार्बन कहता है यार मेरे पास फ्री चीज़ पड़ी है ना, हाइड्रोजन को क्यों निकाल रहे हो भाई, या तो आप हाइड्रोजन को निकालोगे यार, कार्बन शहंशाह बंदा है, बोलेगा यार हाइड्रोजन को क्यों निकाल रहे हो, मेरे पास कुर्सी रखी हुई है, मेरे मेरे पास कुर्सी रखी पड़ी है, मैं तुम दोनों को देता हूँ, तुम बैठो सुकून से। उस हाइड्रोजन बेचारा गरीब थका हुआ बच्चा है बेचारा, वो 5 साल का बच्चा थका हुआ है बहुत मेहनत मजदूरी करके, तुम इसको कुर्सी से उठा रहे हो यार। कार्बन बेचारा बोलता है भाई हमारे पास कुर्सी, हम बैठाते हैं तुम लोगों को। कार्बन अपनी कुर्सी फारिग करता है एंड यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाता है। क्या इसके अंदर कोई सब्सटीट्यूशन हुई, किसी चीज़ की बजाय कोई चीज़ ऐड हुई, नहीं, नो सब्सटीट्यूशन, नो सब्सटीट्यूशन। इसके अंदर हमने क्लोरीन लेके उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसको इस वजह से हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं हम एडिशन रिएक्शन, हमने इसके अंदर चीज़ ऐड की है भाई, एडिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब इसी जगह पे अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता, एक और बॉन्ड आ जाता और ये ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता, तो ये दो पाए बॉन्ड टूट जाते और निकल जाते, उससे और ज़्यादा आगे कंपाउंड बन जाते, ठीक है। ये आपको आइडिया हो गया बात किस चीज़ की चल रही है भाई, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं भाई, ये होते हैं अल्कीन्स, अल्कीन। ये जो आखिर का इन है बता रहा होता है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसको एनालाइज करने के बाद हमें इसकी जनरल टर्म मिली, जनरल फार्मूला, सॉरी टर्म बोल रहा हूँ, जनरल फार्मूला इसका मिला भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जनरल टर्म होती है, हमें फार्मूला चाहिए इसका, ठीक है, जिससे हम रिप्रेजेंट करवाएं कॉमन फार्मूला। तो वो होता है CnH2n। ये कैसे आया, मेट्रो की केमिस्ट्री प्लीज़, अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताता चलूँ ना भाई, देखें फर्स्ट ईयर का क्लास है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी डिटेल बताता चलूँ, ये वीडियो लेक्चर 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, इतना छोटा सा टॉपिक और 1.5-2 घंटे, कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप अंडरस्टैंड करें ये बेसिक है, और मैं आपके हर बच्चे के हिसाब से बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर से प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब पे जाएं, हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उसको जाके देखें, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन, और इसका जो जनरल फार्मूला है ये होता है CnH2n-2। भाई कोई रट्टा नहीं है, ये कैसे आया हमने रट्टा लगा के याद रखना है, कॉन्सेप्ट है, रेशनल आइडिया है, एक्सप्लेनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, हमें पता कैसे चला, हमने कैसे निकाला, क्यों आया, कैसे काम कर रहा है, पूरा इसका प्रोसेस है, एक पूरा मैकेनिज्म है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई रट्टा वट्टा नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, आप प्यार से चीज़ को देखें, अंडरस्टैंड करें, आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा, आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इसका ये जनरल फार्मूला। तो इसके अंदर सैचुरेटेड क्या है भाई, सिंपल, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन जो होता है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंपल बताऊं इसको, कार्बन मेक्स सिंगल बॉन्ड्स, और इसके अंदर कार्बन मेक्स मल्टीपल बॉन्ड्स,
कार्बन मेक्स मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये होती है बात। अब अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं भाई। एक और चीज़ आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। पैराफिन्स, पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। तो छोटा सा ब्रैकेट बनाते हैं, इधर इसको पैराफिन्स भी लिख लेते हैं। क्यों कहते हैं भाई वो भी बता देते हैं हम बड़े प्यार से एहतराम से। क्योंकि ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। अब आपका सवाल आएगा सर ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। अगले वीडियो लेक्चर्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर देखेंगे, डिटेल के अंदर समझेंगे क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके, सो अपनी बेचैनी को थोड़ा साइड में रखें अभी फ़िलहाल। और अगर हम आगे जाके इसको स्टडी करें तो भाई साहब क्या होता है कि अल्केन्स के अलावा अल्कीन, अब अल्कीन का एक और प्यारा सा नाम है। अल्कीन को हम क्या कहते हैं भाई? लेट मी टेक अ गुड कलर। अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, ओलेफिन्स भी कहते हैं। ओलेफिन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जब हमने इसको लिया था तो हमें पता चला था ये फैट्स में पाए जाते हैं। ये जो है ना तकरीबन तकरीबन ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओलेफिन्स मतलब ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं ये। ठीक है, ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं, फैट्स नहीं, ऑयल्स। तो लेकिन बाद में हमें नई नई चीज़ें मिली, ये वो मिला, लेकिन इन द इनिशियल भाई शुरुआती काम होता है। शुरुआत के अंदर ऑयल्स का हमें ज़्यादा मिला तो हमने इसको ओलिफेंस के नाम से पुकारते थे। लेकिन बाद में जब IUPAC आया तो इसका एक रूल्स के तहत इज़्ज़त और एहतराम से अल्किन का नाम आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है इसको? लेट मी मेंशन इट, ऑयल्स की वजह से। ठीक है, ऑयल्स की वजह से। सो आई होप आप लोगों को ये कैटेगरीज आ गई होंगी समझ में, किस बुनियाद पे अंडरस्टैंडिंग की थी, किस तरीक़ेकार से समझा था इन्होंने। तो हमारी बुक्स वाले सीधा सारा लिख देते हैं, बच्चे को समझ बिल्कुल नहीं आता, एंड बच्चा परेशान होता है एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। भाई जो बुनियादी कैटेगरीज रखी गई थी वो ऐसे रखी गई थी, ना कि हर कैटेगरी के अंदर और कैटेगरी। बस इन्होंने उसको खाली मर्ज कर दिया है। बहुत लोग होते हैं भाई वो मर्ज कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बुनियादी कॉन्सेप्ट समझाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो बाय बाय, खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।